ओके फाइनली हाय एवरीवन, एक बार फिर से हमारे लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी जिन्हें मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको दोबारा। पहले से हमने पढ़ा था कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब एक प्रोसेस जिसके थ्रू एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट से थोड़ी अलग होती है, तो वो चीज़ बनती है। और ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज इज टेक प्लेस, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन को, बर्निंग ऑफ वुड को, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को और इंस्पायरेशन जैसी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जेनेरिक तौर से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि भाई यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा होता है। ठीक है, वहीं पर हमने देखा था कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उस दौरान हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ये तो एग्जाम्पल रहा कि केमिकल रिएक्शन यहाँ होता है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो हम क्या क्या चीज़ें देख पाते हैं। जैसे बहुत जगहों पर स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन दोनों मिलते तो पानी बनता है, तो पानी कैसा है, लिक्विड है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो जाती है। कहीं कहीं पर जैसे फेरस सल्फेट है और आपका कॉपर सल्फेट है, दोनों मिक्स कर लोगे तो ये आपका ब्लू से ग्रीन बन जाता है। तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया केमिकल रिएक्शन की वजह से। जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो गैस निकलने लग जाती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। मैंने पीयूपी का भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे पीयूपी है, जिसमें एक वो आता है, बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड आता है, उसको वाटर में जब आप ऐड करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस हीट भी रिलीज होती है। तो ये हीट के लिए आपका टेम्परेचर ये हो जाएगा कि ये जब एसिड और बेस भी रिएक्शन करते हैं तो बहुत लिटिल अमाउंट में हीट एनर्जी निकलती है। बीकर मतलब जो टेस्ट ट्यूब होता है वो हल्का सा गर्म हो जाता है, तो वो हम बोल सकते हैं। पीपीटी का मतलब कि जैसे रिएक्शन हम लोगों ने किया तो उसके बाद यहाँ पे कुछ नीचे तली में सेटल डाउन हो जाना चाहिए, कुछ चीज़ें बैठ जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम, ये इसका वाला एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, वाटर के साथ हमने जब उसको जोड़ते हैं हम, तो वहाँ पर हम ये पाते हैं कि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होने लग जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट नीचे तली में क्या कर जाता है, बैठ जाता है। तो जो नीचे कोई भी ऐसी चीज़ जो नीचे तली में बैठ जाए, सपोज हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना, बीकर है, बीकर में हमने लिया वाटर है। अब इसमें हमने क्या सैंड डाल दिया, वाटर डाल दिया, कुछ समय के लिए सैंड, चलो सैंड हमने ये सॉइल डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हमने इसमें सॉइल डाल दिया तो थोड़े समय तक ये डिजोल्व रहेगा, लेकिन एक समय के बाद सॉइल हम देखेंगे कि नीचे यहाँ पर क्या हो जा रही, बैठ जा रही। तो इस टाइम इसको हम क्या नाम देते हैं, पीपीटी नाम देते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरीके से ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेट। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम रिएक्शंस करा रहे होते हैं तो रिएक्शन होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, जो नई चीज़ बनती है, उसमें स्मेल्स आने लग जाते हैं। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन गैस, अगर मतलब किसी भी रिएक्शन में क्लोरीन गैस अगर इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पर एक रिएक्शन है, ठीक है, NaCl जब ब्रेक डाउन होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो ये मतलब 2NaCl है। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बट ये आपके आएगा सिलेबस में, मैं इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में एक सेक्शन आपके 3rd चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Na और यहाँ पे Cl2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ये Cl2 गैस कैसी है, अब देखो रिएक्शन हो रहा है तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि बहुत दफ़ा स्मेल बहुत अजीब आती है, इसकी पंजेंट और सफोकेटिंग स्मेल होती है, तो स्मेल भी इवॉल्व होती है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर पाते हैं जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, स्टेट चेंज, कलर चेंज, गैस। अब जरूरी नहीं कि इनमें से सारे होने जाने चाहिए तभी रिएक्शन कहलाएगी, नहीं, इसमें से कोई 1 2 3 या ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है ना, वहीं पर हमने एक चीज़ और भी देखी थी कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बेसिकली केमिकल इक्वेशन इसी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल के फॉर्मेट में। ठीक है ना, इसको हम जैसे मान लेते हैं ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके सी बनाते हैं। ठीक है, तो ए और बी को जो है इसको हम रिएक्टेंट नाम देते हैं, और जो सी ऑब्टेंड होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट नाम देते हैं। डेफिनेशन बोलोगे कैसे, कि दोज आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। थिंग्स ऑब्टेन आफ्टर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के बाद जो चीज़ें हमें ऑब्टेन हो रही हैं, जो मिल रही हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट नाम देंगे। बेसिक है ये ऐसे ही पूछा जाता है। या फिर हम यूँ कह लें कि यहाँ पर ये जो है हमारा, यहाँ पर एस के ऊपर क्या करते हैं, कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो कि हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इसको, तो ये वो ऑल ओवर हमारा कवर था। ठीक है ना, अभी हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इट इज symbolic 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 representation of any chemical reaction। ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ सच एज हाइड्रोजन react with oxygen, then its equation would be। ठीक है, सपोज कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है
और उसका जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, H2 और O2 और यहाँ पर आपका H2O। ठीक है, बैलेंसिंग पर के टर्म पर अभी आएंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑल ओवर क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, एक आपका केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, इसका इसका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट नाम देंगे। इस वाले को हम लोग क्या नाम देंगे भाई, हम लोग इसको प्रोडक्ट नाम देंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट नाम दे देंगे। दोज आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन दैट इज नोन एज अ रिएक्टेंट एंड दोज आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट। तो ये बातें हम लोगों ने देखी थी। वहीं पर यहाँ पर ये क्या हो जाता है, यहाँ पर मेंशन करते हैं कंडीशन को, इन विच कंडीशन द रिएक्शन आर फॉरवर्डेड। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी कि ये जो एरो जा रही है अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, फॉरवर्ड, मतलब रिएक्शन आगे इससे ये बन रहा है। अगर ये एरो ऐसे है तो इसका मतलब बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, मतलब रिएक्शन हुई है फिर उससे ये बन गया है। अगर मान लो ये एरो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, इसका मतलब रिवर्सिबल है। इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल, मतलब इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। देखो, इससे ये बनाना आसान है लेकिन इससे ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं। समझ में आ रहा है, तो इतनी ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, एक और नोट करने वाली बात वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वो है आपका स्टेट ऑफ सब्सटेंस which are obtain or taking part in reaction, ठीक है, at their state reaction become more informative। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि रिएक्शन है। लेकिन ये वाली लाइन कह रही है कि अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, इसके स्टेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको गैस कर दूँ, इसको भी यहाँ पे ऐसे गैस कर दूँ और इसको यहाँ पे ऐसे लिक्विड कर दूँ, तो इससे हमें ये तो पता लग रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं और हमें वाटर बन रहा है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस में है, और ये जो ऑब्टेन हो रहा है ये लिक्विड स्टेट में है। तो इससे हमें एक और इन्फो, ये जो रिएक्शन है केमिकल इक्वेशन है, ये थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव लगेगा, थोड़ा और अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ें भी ऐड करते हैं। हालांकि ये उतना ज़रूरी नहीं है, बट एक सर्टेन ऑफ टाइम के लिए हम बोल सकते हैं कि नहीं हाँ, एक इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो वेल एंड गुड, ये समझा जाता है कि नहीं आपने सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से क्या करी हुई, पढ़ी हुई, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारे सामने मैंने बताया था कि भाई अगले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग के विषय में। क्या पढ़ेंगे, बैलेंसिंग के विषय में। चलिए भैया देख लीजिए बैलेंसिंग क्या होती है। बैलेंसिंग पहले ज़रूरी क्यों है, पहले तो ये समझ लीजिए। बैलेंसिंग पर अभी आएंगे, बैलेंसिंग ज़रूरी क्यों है, वाई बैलेंसिंग इज नीडेड। वाई every chemical reaction should balanced, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस होना ही क्यों जरूरी है, ये बैलेंसिंग सीखना ही क्यों है। बिकॉज शॉर्टकट वाला व्हाट्सएप चैट वाला है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है, इसीलिए हर रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना हमारे लिए जरूरी होता है ना। तो क्वेश्चन इज कि मान लिया कि हमने बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू होता है। लेकिन सवाल यह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास NEITHER neither created nor destroyed, mass neither created nor destroyed in chemical reaction। ठीक है, it is always conserved, it is always conserved, मतलब ये एक फिक्स होता है, that is mass of reactant equal to mass of product। इसको अभी डेप्थ में समझा रहा हूँ, पहले ये बात समझो।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे आपने एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास में रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। सपोज जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है ना, और आप किसी शॉपकीपर से कुछ बाई करने जा रहे हो, तो यू वांट कि आपको 10 रुपए की वैल्यू वाली चीज ही मिले, या फिर अगर आप 5 रुपए की वैल्यू की कोई चीज मिल रही है तो 5 रुपए भी आपको वापस मिलने चाहिए, तभी जाकर के मामला बैलेंस होगा। उसी तरीके से अगर इसमें कोई भी रिएक्शन, कोई भी पार्टिकल अगर इन्वॉल्व हो रहा है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अगर कोई भी रिएक्शन में हो रही है तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलवेज वैलिड होना चाहिए, तभी। जैसे यही ले लेते हैं, एक ही एग्जांपल पे कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, H2 और O2 को ही पूरा रिएक्शन में हर कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं। H2, अब देखो अभी तक ये जो रिएक्शन लिखी है ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना मास इधर होगा उतना ही मास इधर होना चाहिए। ऐसे भी देखो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, सही बात है। तो यहाँ पर टोटल 4 एटम्स हैं, कितने हैं? 4 एटम्स हैं, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर 2 है और 1 ऑक्सीजन, तो मतलब यहाँ पे 3 एटम्स हैं, सही बात है नहीं? तो अब मुझे ये बता दो, अगर 4 एटम मिल के कोई चीज बना रहे हैं तो इसमें से 1 एटम कहाँ चला गया? सही बात है कि नहीं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही तो कहता है कि भाई बराबर होना चाहिए दोनों तरफ, जितने एटम इधर होने चाहिए उतने ही एटम इधर भी होने चाहिए। तो इसीलिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। ये कहीं गायब तो होगा नहीं, ये तो होगा उसी में, तो इसका मतलब कुछ चीजें हम छोड़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको करते हैं क्या? बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब एक पूरा फॉलोअप स्टेप्स है, वो अभी बताऊंगा कैसे बैलेंसिंग करते हैं, बट अभी फंडामेंटल समझते हैं। तो ये हमारे लिए बैलेंसिंग जरूरी हो जाता है। चलो बैलेंस करते हैं। H2 और O2 और यहाँ पर आपका बना H2O। सपोज दैट लेट मी मल्टीप्लाई विद द 2 एंड हियर इज 2। नाउ अब काउंट करो, यहाँ पे 4 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के, ठीक है ना। ये दीवार पे मुझे लगाने नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा ये मतलब अलग ही टेबल का हो गया। तो यहाँ पर टोटल 6 एटम हो गए, और यहाँ पे देखो 4 ये हो गया, और ये देखो देखो सुनो मेरी बात, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ में आ रहा है, 2H2O, इसका मतलब H2O कितना है? 2 है। पहला है H2O यहाँ पर और दूसरा H2O यहाँ पर है। अब देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए आपका? 2। तो 4 और 2 मिला के इन दोनों को जोड़, अगर आप जोड़ोगे इसको जोड़ोगे तो कितना मिला? 6। और यहाँ पर 4 और 2 कितना था? 6। तो इसका मतलब ये बैलेंसिंग हो गई। तो इसका मतलब अब ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है? एक बैलेंस और वैलिड इक्वेशन, और इसीलिए लॉ ऑफ, और ये इक्वेशन क्या कर रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक तरीका और भी है इसको समझने का कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो अच्छा इतने बात समझ में आ गई। हाँ, अब वो जरूरी क्या है? एक तरीका और है इसी को समझने का। उम्मीद कर रहा समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो आप। चलो इरेज करता हूँ। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखो, H2 और प्लस O2 और यहाँ पे H2O है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है ना। ये कैसी है? अनबैलेंस है। अब इसको दूसरा तरीका है, अब ये वाला जो बना दूंगा मैं 2, चलो बेहतरीन बनाता हूँ इसको, 2H2 और प्लस O2 और यहाँ पे 2H2O। अब ये क्या होगी? बैलेंस होगी। एक सेकंड मुंह पोछ लेना भाई के ना। यहाँ पर आपका ये तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर टोटल एटम कितने हैं? 6 एटम है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी टोटल एटम 6 एटम, अभी जोड़ के बताया, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका क्या है वो देखो। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा एटॉमिक मास, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा भैया एटॉमिक मास, ठीक है ना। एटॉमिक मास आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, ठीक है ना। हालांकि 1 नहीं होता, 1.008 होता है, ठीक है ना। बट जब तक के लिए आप 10 तक पार नहीं कर लेते तब तक आप इसको यूज नहीं करोगे आप, ये 11th में यूज होगा। बट अभी के लिए हम लोग क्या मान रहे हैं कि भाई ये है आपका, ये वाला जो है आपका ये 1 है अपना, ठीक है ना। यही मानो, अभी तक तुम तो यही मान में करो कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। अगर आप कुछ और मानते हो तो फिर गलत नहीं होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, हालांकि 16.005 होता है, बट अभी के लिए यहाँ पे क्या है? 16 है। पूरा एक्यूरेट नंबर लेते हैं, इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन गुणे 1 मतलब मल्टीप्लाई बाई 1, और प्लस ऑक्सीजन है 2 × 16 कर लो तो 8 हो जाएगा, और प्लस 32 ऐड करो कितना हो जाएगा? 40,
ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 40 ग्राम जो है कि समथिंग आपका 40 ग्राम ये चीज़ें हमारे पास में है। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये दिख रहा होगा उम्मीद कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं, 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 और प्लस 2 × 16, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, भाई क्लास 9 में बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझाया जाता है, लेकिन इसको मैं बहुत डिटेल में एकदम बहुत बारीक तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। फिर पीछे मैंने जब पढ़ा इसको खुद डिटेल में मस्त तरीके से पढ़ा तो मुझे बहुत आसान लगने लग गया, क्योंकि 1/12 ऑफ द कार्बन मल्टीप्लाई विद द समवन एल्स टू गेट द एटॉमिक मास ऑफ एनी। भाई कोई भी एलिमेंट हो, एटॉमिक नंबर देखोगे ऐसे, अरे बच गई, ऐसे करके आप एटॉमिक मास निकाल पाओगे। आगे कभी लेक्चर में टाइम मिला तो मैं बता दूंगा आपको कि कैलकुलेट कैसे करते हैं एटॉमिक मास किसी का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, से एल्युमिनियम का, फेरस का, कार्बन का, किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे कितना हो गया 8 और प्लस 32, ऐड करो कितना हो गया 40। नोट करो इस बात को, यहाँ पे देखो 40 ग्राम, ये दोनों मिला के कितना ग्राम है 40 ग्राम, यहाँ पे ये दोनों भी मिला के कितना ग्राम है 40 ग्राम है। तो मास को किस में मेजर करते हैं, चाहे केजी में चाहे ग्राम में मेजर करते हैं या किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो देखो ग्राम में कैलकुलेट करके बता दिया ना, 40 ये भी 40 ये भी। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या है, करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये क्या है रॉन्ग है। बट फॉर अ सर्टेन इंस्टेंट टू गिव द डेटा लाइक कि हाँ ये रिएक्शन इसके साथ कर रहा है तो हम कर सकते हैं, बट अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आपको ये वाला रिएक्शन करना होगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला करेक्ट इक्वेशन है, अगर ये लिखते हो तो भाई गलत हो जाएगा। सही बात तो ये है क्योंकि ये अनबैलेंस है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपका मास को फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए करेक्ट इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। तो मैंने 2 तरीके बताए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं बात बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग लाइक मतलब हम करते कैसे हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में जाओगे तो बड़ा थोड़ा सा टफ और लेंदी प्रोसेस बताया इन्होंने, बट इतना लेंदी होता नहीं, आप देख करके आप कर सकते हो। अरे आप देख करके जो है कि कर सकते हो, ठीक है ना। बैलेंसिंग कैसे करोगे, सीधे सीधे देखो, पहले यही वाला एग्जांपल लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर ये बन गया H2। एनसीईआरटी कहती है कि सबसे पहले आप ऐसे बॉक्स बनाओ, ठीक है। मैं दूसरे वाले कलर से करूंगा, नहीं इसको ऐसे बॉक्स बना लो और इसको भी ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये आपका क्या है, ये आपने स्क्वायर बना दिया। अब काउंट करो, हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन, इधर कितना है 2 हाइड्रोजन, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। या इधर कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और इधर भी कितना, लाइट बंद हो गई, चलो तब तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन 2 ठो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, तो मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अगर दोनों को इक्वल करना तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये अकेले नहीं कर सकते, इसको हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसके बॉक्स के अंदर जो बना दिया उसके बॉक्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट बात है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी कितना हो गया 2, यहाँ भी कितना हो गया 2, मतलब बराबर हो गए। लेकिन आप नोट करो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अच्छा ये 4 कैसे हो रहा है, ये देखो 2H2 बोला गया ना, तो इसका मतलब एक H2 ये और एक H2 ये, तो 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये, टोटल कितना हो गया 4 हो गया ना। हाँ तो यही बात है। देखो अब इसके बाद यहाँ पर टोटल आपका कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कम हो गया। तो कितना कम हुआ है, अगर कितने से मल्टीप्लाई करोगी 4 आ जाना चाहिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने के मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, देखो 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, हो गई ना रिएक्शन बैलेंस। बस इतना ही आसान है। पहले क्या करना है, जो भी आपका है, हालांकि ये बॉक्स बनाना नहीं होता आपको, मतलब एक जस्ट फॉर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए हमने बॉक्स बनाया। बाकी आगे जब मैं बैलेंस करूंगा तो मैं बॉक्स वगैरह नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली बैलेंस करूंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके यहाँ पर आपका हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें पहले क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे, फिर काउंट करोगे रिएक्टेंट साइड में एटम्स कितने हैं, फिर प्रोडक्ट साइड में एटम्स कितने हैं। तो जिधर ज्यादा होगा उसके अपोजिट वाले, इधर ज्यादा हुआ तो इधर मल्टीप्लाई, इधर ज्यादा हुआ तो इधर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ट्राई टू बैलेंस कि भाई जितने एटम्स इधर है उतने एटम्स इधर होने चाहिए, यही हमें फंडामेंटली क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। चलो मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल लेना है भाई, Fe और प्लस H2O रिएक्शन करा दो, Fe2O3 और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। देखो यहाँ पर ये क्या हुई, रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, समझ रहे हो आप ना। और ये कैसा होता है कराल, ये ब्लैक, लगभग ब्लैक एंड ब्राउन होता है, लेकिन ये डेफिनेटली ब्राउन होता है, मूर्छा होता है ये, मूर्छा, ठीक है ना। तो कलर भी चेंज हो गया और गैस भी इवॉल्व हो गई है। तो ये हमारा Fe है। बैलेंस करेंगे इसको कैसे, काउंट करो, देखो इधर Fe कितना है, इधर Fe कितना है 2 है ना, 2 है, मतलब अच्छा चलो पहले बॉक्स बना लो,
एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे और एक बॉक्स यहाँ पे। सही बात है। हाँ अब काउंट करो, वीडियो रुक ना जाए यार। हाँ चल रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि 2 हो जाए, 2 से। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर दूंगा 2। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 हो गया और यहाँ पर भी कितना हो गया, 2, बैलेंस हो गया। सही है ना। हाँ और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो है। हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 3। समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, सॉरी 3 ऑक्सीजन यहाँ पर भी और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 6 हो गया और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 2 है। अब ये 6 है और ये 2 है, बताओ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कितना करोगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई मतलब इस बॉक्स के आगे क्या लिखोगे, 3। फाइनली अब इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो। अरे सॉरी इसको नहीं, इसको तो रहने दो। ये अब देखो मिलाओ, देखो टेबल आप बना लो जो एनसीईआरटी वाला फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये है आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट है। ये है Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। Fe इधर कितना है, 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 2 है। हाइड्रोजन आपका कितना है, 3 2 6, तो 6 तो है। यहाँ पर भी कितना है, 3 2 6 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ये देखो बैलेंस है। तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही बता रहा है और वैलिड बता रहा है, और इसके साथ साथ में ये बैलेंस इक्वेशन भी है। मतलब ये जो रिएक्शन हमने लिखी है वो क्या है, टोटली करेक्ट है। समझ। अब हम एक इक्वेशन देते हैं आपको, एक और बैलेंस कराने के लिए आपको, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलो CH4 और प्लस O2 और यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, CO2 और प्लस H2, ठीक है ना। ये पता है आपका क्या है, ये आपका जो जैसे गैस सिलेंडर होता है ना, ये वही मीथेन गैस है उसके अंदर, और ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। जैसे आपका बर्नआउट होने लग जाता है, अरे यार क्या रिएक्शन करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और साथ में प्लस में क्या होती है, हीट भी निकलती है। ये देखो हीट का एग्जांपल है, रिएक्शन हो गई तो हीट भी इवॉल्व होगी, ठीक है ना। हाँ अब काउंट करो भाई, बैलेंस करो, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। हाँ ठीक है, देखो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 4 ठो है, हाइड्रोजन यहाँ 2 ठो है। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब 2 यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो एक सेकेंड, अब देखो ये क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। ये 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, हाइड्रोजन कार्बन 1 हुआ। लेकिन अभी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ, 4 यहाँ पे है। यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 2 है। कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2। नाउ सी, ये देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई। एकदम आसान है बाबू, जैसे करना चाहोगे वैसे आप कर सकते हो। कोई भी टिपिकल रिएक्शंस होएगी आप ऐसे ही बैलेंस कर पाओगे। एक टाइप की और रिएक्शन होती है जिसमें जैसे Fe2 Fe3 SO Fe3 और SO4 और ये थ्राइस। तो यहां पर भी कई दफा चेंज होता है, तो ये एक नेक्स्ट लेवल की है, क्या नेक्स्ट लेवल की रिएक्शन है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो सारे बैलेंसिंग करते थे। अभी मैं ढेर सारी इक्वेशंस आपके सामने लिख देता हूँ जिसे आप बैलेंस करके कल ट्राई करोगे बैलेंस करने के, ठीक है ना। बाकी मैं अगले लेक्चर में इसको बता रहा हूँ।